ओके, तो ये जो हमारा है, ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। मैं बार बार इस पे एक्सप्लेन कर चुका हुआ हूं। और इसका आप इस सारे कॉम्प्लेक्स टास्क को, जैसे कि आपके, मैं एग्जांपल ये देता हूं कि आप लोग यूनिवर्सिटी में आए, तो लाजमी तौर पे इंजीनियरिंग की डिग्री लेना या मेडिकल की डिग्री लेना इज नॉट समथिंग सिंपल। तो इस काम को या तो एक तरीका ये था कि जी हमारे पास 50-60 सब्जेक्ट्स हैं, इनको करो, उसकी 50 लैब्स हैं, बस जब भी कंप्लीट कर लो आ जाना, तो आपको डिग्री दे देंगे। प्रॉब्लम इससे ये आता कि आप कभी एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करते समझते ये तो नहीं होता। क्यों क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका प्री रिक्विजिट पहले तो आपको पता ही नहीं प्री रिक्विजिट क्या होता है। तो आप इसी मसले में पड़े रहते हैं और शायद 10 साल में भी ये डिग्री कंप्लीट ना होती। अब इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि इसको 8 डिफरेंट फंक्शंस कह लें, लेयर्स कह लें, उसमें डिवाइड कर दिया, जिसको आप सेमेस्टर कहते हैं। अब एक सेमेस्टर के सब्जेक्ट जब आप पढ़ लेते हैं तो देन यू आर कैपेबल, यू आर एबल टू टेक द सेकंड सेमेस्टर, देन द थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन अप टू 8, एंड देन यू गेट ए डिग्री। सिमिलरली यहां पर भी ये सारा काम जो है ये 5 डिफरेंट लेयर्स में, फंक्शंस में डिवाइड किया गया हुआ है। और उन 5 लेयर्स के नेम्स आपको याद होना मस्ट है। ये हर इंजीनियर को, हर नेटवर्क इंजीनियर को पता होना कंपलसरी है कि आपका टॉप लेयर जो है उसको कहते हैं एप्लीकेशन लेयर, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर, नेक्स्ट है नेटवर्क लेयर, नेक्स्ट है डेटा लिंक लेयर, और नेक्स्ट है फिजिकल लेयर। तो हमारा ये कोर्स ये बॉटम से अप मूव कर रहा है या करेगा। इसमें सबसे पहले जो लेयर आती है वो है फिजिकल लेयर। तो हमारा ये टॉपिक या ये चैप्टर नंबर 4 जो है, जैसे आपको नजर आ रहा है, दैट इज अबाउट द फिजिकल लेयर। और फिजिकल लेयर में कई इंपॉर्टेंट टास्क हैं। मिसाल के तौर पे इन कोडिंग, हमारे पास ऊपर से बिट्स आते हैं। हम इन बिट्स को हम इन बिट्स को कन्वर्ट कर देते हैं सिग्नल्स में बाय यूजिंग सम इनकोडिंग टेक्निक। जैसे मिसाल के तौर पे एनआरजी, एनआरजीएल, कोई भी मेथड, मानचेस्टर, डिफरेंशियल मानचेस्टर, 4B 5B 8B 10B वट एवर। तो ये एक इंपॉर्टेंट आइटम है जो कि इस लेयर पे होता है। सिग्नलिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है जो इस लेयर पे होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट आइटम है कि इसमें जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो इस लेयर पे अवेलेबल हैं। और हार्डवेयर में सबसे जो दो इंपॉर्टेंट है, एक है मीडिया और दूसरा है मंसूर कनेक्टर्स। कनेक्टर्स, जैसे मिसाल के तौर पे मीडिया में हमने देखा कि ये हार्डवायर भी हो सकता है, यानी गाइडेड भी हो सकता है, और ये अनगाइडेड भी हो सकता है। ये अनगाइडेड भी हो सकता है। तो गाइडेड में हमने देख लिया कि ये कॉपर भी हो सकता है, ये फाइबर भी हो सकता है। कॉपर में ये ट्विस्टेड पेयर भी हो सकता है और ये कोएक्सियल भी हो सकता है। ट्विस्टेड पेयर में ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर भी हो सकता है और ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर भी हो सकता है। कोएक्सियल केबल में ये थिन नेट भी हो सकता है और ये थिक नेट भी हो सकता है। जबकि फाइबर में कल हमने पढ़ा था कि ये सिंगल मोड भी हो सकता है, ये मल्टी मोड भी हो सकता है। ये मल्टी मोड भी हो सकता है। ये नॉर्मली हम बैकबोन में इस्तेमाल करते हैं, यानी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हम लोकल एयर नेटवर्क्स में इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा ये स्टेप इंडेक्स भी हो सकता है और ये ग्रेडेड इंडेक्स भी हो सकता है। तो हमने ये कल सारी चीजें न सिर्फ पढ़ी बल्कि देखी भी। हमने इनके कनेक्टर्स भी देखे। मिसाल के तौर पे कल आपने एलसी यानी लूसेंट के कंपनी के कनेक्टर्स देखे, जो कि पॉइंट एसटी भी हो सकते हैं और रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। तो जेंटलमैन, मोस्टली जो फाइबर है वो एक डायरेक्शन में कनेक्शन लाइट को, यानी फोटोनिक सिग्नल को ले जाने की कैपेबिलिटी होती है। इसलिए हमने आपने देखा है कल कि जब हम उसको फुल डुप्लेक्स इस्तेमाल करना चाहते थे तो हमने 2 फाइबर लिए और 2 कनेक्टर्स लगाए, एक ट्रांस के लिए और एक रिसीव के लिए। हालांकि तो हम कर ये सकते हैं कि एक ही फाइबर पे ट्रांस और रिसीव करें बाय यूजिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, बट व्हाई नॉट टू यूज इट इन दी सिंगल डायरेक्शन।
तो दैट वाज जकी समथिंग अबाउट दी कनेक्टर्स। हमने देखा कि RJ45 कनेक्टर भी हो सकता है, वो भी कनेक्टर है। ब्रिटिश टेलीकॉम BNC कनेक्टर्स भी हो सकते हैं, टी कनेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टर्स हैं जो कि हर एक टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ये सब समथिंग वाज अबाउट दी ए ब्रीफ समरी व्हाट वी हैव डन येट। और आज का हमारा टॉपिक है वायरलेस मीडिया। वायरलेस, बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि वायरलेस स्पेशली बिटवीन द वायरलेस और फाइबर, कि इन दोनों में से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल हमने देखा कि कहां कहां फाइबर ज्यादा इफेक्टिव है और कहां कहां पे, अभी बताता हूं कहां कहां पे वायरलेस ज्यादा इफेक्टिव है। मिसाल के तौर पे फाइबर जो है लॉन्ग डिस्टेंस में तो उसका कोई सानी नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने पिशावर को कराची से ज्वाइन करना है, आपने पिशावर को काबुल से ज्वाइन करना है, आपने कहने लाहौर को दिल्ली से करना है, आपने में भी गवादर को UAE से करना है, द बेस्ट ऑप्शन इज यू शुड गो फॉर दी फाइबर ऑप्टिक। फिर हमने कहा कि वायरलेस फिर कहां पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। मोस्टली जी, मोस्टली वायरलेस जो है दैट इज मोर सुटेबल फॉर दी लोकल लूप। लोकल लूप का मतलब होता है जो सबसे आखिरी कनेक्शन होता है, उसको हम कहते हैं लोकल लूप। उसके लिए इफेक्टिव हो सकता है। मिसाल के तौर पे अभी आपने देखा कि मेरा लैपटॉप अंदर बैठा हुआ काम मैं कर रहा था, वहां पड़ा हुआ था, मैंने वो अपना लैपटॉप उठा के यहां ले आया, बस यहाँ पे काम शुरू रहा, मुझे कोई केबल साथ घुमानी नहीं पड़ी। तो जो सबसे बड़ी वायरलेस की खूबी है वो है कि ये मोबाइल है, मोबिलिटी है। इसको हम कहते हैं यूबिटिक्विटी है, यानी हर जगह मेरे लिए अवेलेबिलिटी है। मैं रास्ते में हूं, मैं ऑफिस में हूं, मैं घर में हूं, वेयर एवर आई एम कनेक्टेड। दैट इज द बिग 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 गुड पॉइंट अबाउट द वायरलेस, जिसकी वजह से चाहे हमारा वाईफाई हो, चाहे हमारा सेलुलर हो, चाहे हमारा ब्लूटूथ हो, चाहे हमारा जिग्बी हो, यानी कोई भी वायरलेस टेक्नोलॉजी हो, तो चाहे अब सेलुलर में जाएं तो यू नो कि इट कैन बी द 2G, इट कैन बी 3G, इट कैन बी 2.5G, इट कैन बी 3.5G, इट कैन बी 4G. Similarly, we will see that in the wireless, especially in the Wi-Fi, which is the topic of this course, it can be different flavors. मे बी अभी एक्सप्लेन करूंगा, इट मे बी 802.11a, B, G, N, AC, AX वगैरह वगैरह। क्या है फर्क, इन मिनट एक्सप्लेन करता हूं। जस्ट ये पता हो, इनिशियल हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा यही होता है कि हम ये देखें कि हमने आज पढ़ना क्या है, और फिर पढ़ना है क्यों पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजीज इस वक्त मार्केट में इन है। अगर हमने कहीं भी जॉब के लिए जाना है, किसी भी, चाहे वो इंटरप्राइज हो, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, होम ऑफिस हो, SHO हो, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस हो, चाहे वो आपका घर हो, यानी कहीं भी हो, यू विल फाइंड द वायरलेस इज देयर। और हर एक ने माशाल्लाह घर जेब अपने साथ दो दो मोबाइलें घुमा रहे हैं, तो इसका मतलब सेलर इज आल्सो देयर। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वायरलेस इज बीइंग यूज्ड। बात समझ आ गई? ओके, अगर आपको ये बात कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल करें। नो क्वेश्चन। अब अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम कुछ प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं कि क्या, तो मैंने पहली बात आपको क्लियर की कि वायरलेस का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसकी मोबिलिटी ऑप्शन, कि आप मूव करते रहते हैं, कनेक्टिविटी आपके साथ साथ चलती है। ये नहीं होता कि भाई कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, नहीं पहले जमाने में जैसे 20 साल पहले फॉर एग्जांपल, जब आप घर से निकलते थे, अगर आपके घर पे टेलीफोन है, बस आप घर पे होते थे तो यू आर कनेक्टेड। छुई आप घर से निकलते थे, आप 4 दिन घर ना जाएं, आपको कोई नहीं देख सकता था कि आप कहाँ हैं। तो दैट वाज दी प्रॉब्लम विद दी आल्दो। जो आपको सिक्योरिटी, जो आपको क्वालिटी वायर दे सकती है, वो वायरलेस नहीं दे सकती। यही वजह है कि आपने देखते हैं कि वायरलेस में बास जगहों पे आप बैठे होते हैं और कहते हैं जी इधर आवाज नहीं आ रही, या इधर मेरा नेट काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बेसमेंट में हूं मिसाल के तौर पे, तो नेट नहीं काम करता, वॉइस काम नहीं करती। क्यों? बिकॉज इट वायरलेस। लेकिन अगर वहां केबल गई हुई है तो देयर इज नो इशू। इसीलिए बाज केसेस में जो
हमारे मुल्क में तो इतना मैंने नहीं देखा, लेकिन बाहर की दुनिया में क्योंकि बेसमेंट ऑलवेज यूज होती है और बेसमेंट में सिग्नल नहीं पहुंचता, तो दे ब्रिंग दी सिग्नल थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर टू द बेसमेंट, और वहां से उसको फिर वायरलेस पे डाल के पूरे बेसमेंट को अप कर लेते हैं। ठीक। तो क्या क्या मतलब इसकी लिमिटेशंस हो सकती हैं? सबसे पहला लिमिटेशन जो वायरलेस का है वो इसका कवरेज एरिया। मिसाल के तौर पे यहाँ पे दो आपको पता है कि वाईफाई लगे हुए हैं, इसी वजह से आप स्पेशली जो लोग नए हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि उनको पता हो कि यहाँ पे दो नेटवर्क्स, एक सिस्को अकैड और एक सिस्को लैब। अगर आप चेक करें अपने वाईफाई को, मैं इसको इस वक्त बंद नहीं करना चाहता, अगर मैं इसको ऑन ऑफ कर दूं तो ये मुझे वो नजर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे दो नेटवर्क्स मौजूद हैं, एक सिस्को अकैड चेक कर लें और दूसरा सिस्को लैब। दोनों के यूजर नेम और यानी SSID और पासवर्ड व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं, तो वहां से आप रीड करके अपने मोबाइल्स को भी और अपने लैपटॉप्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग दी डेफिनेटली लैब्स हमें इनकी जरूरत पड़ती रहेगी। तो उस वक्त आप ये नहीं कहेंगे कि जी हमारे पास यहाँ नेटवर्क नहीं है। ठीक है, नेटवर्क यहाँ पे अवेलेबल है। तो लेकिन कहने का मकसद क्या है, ये मिसाल के तौर पे बात स्टूडेंट यहाँ से इवन इलेक्ट्रिकल के भी आ जाते हैं कि जी सुबह के टाइम पे अपनी क्लास वगैरह नहीं होती, कोई काम करना होता है तो यहाँ आ जाते हैं। क्यों? कि नेटवर्क यहाँ मौजूद है, वो अपनी जो भी उन्होंने प्रोसेस करना होता है, कोई लैब करनी होती है या कोई भी असाइनमेंट करनी होती है, वो कर लेते हैं। लेकिन क्या ये नेटवर्क आपके डिपार्टमेंट में हमें मिल सकता है? नहीं, क्योंकि इसका एक खास कवरेज एरिया है, उस कवरेज एरिया के बाहर ये नेटवर्क काम नहीं करता। तो यही बात वो कर रहा है कि effective coverage area can be significantly imparted by the physical characteristic of the deployment location। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर जहां पे आपने कई जगह देखा होगा जहां पे हाई टॉल बिल्डिंग बनी होती है, उसके दूसरी साइड पे आपको इवन सेलर सिग्नल नहीं मिलता। आप कहते हैं क्यों? क्योंकि बड़ी हाई बिल्डिंग है और बड़ी बिल्डिंग है, ऐसे सिग्नल पास नहीं हो रहा, इसलिए वहां पे कोशिश की जाती है फेमटो सेल्स के बारे में। अल्दो ये सेलुलर का टॉपिक है, लेकिन यानी छोटे छोटे सेल बनाए जाते हैं ताकि ज्यादा लोगों को कवरेज मिल सके। यहां पर भी यही है कि बाज केसेस में दीवार आ गई है, ठीक है, इट कैन पास थ्रू दी वॉल, लेकिन लाजमी तौर पे जब इट विल पास थ्रू द वॉल, द सिग्नल विल बी टू सम एक्सटेंट विल बी अटेन्युएटेड, विल बी बिकम पुअर। तो इस चीज से, इसकी वजह से इसकी कवरेज एरिया किसी एक डायरेक्शन में हो सकता है ज्यादा हो। अल्दो कि हम इसको इंस्टॉल करते वक्त भी वाईफाई को इन चीजों का ख्याल नहीं रखते। अगर हम टेक्निकली देखें तो जहां पे मल्टीमीडिया लगा हुआ है, दैट इज द बेस्ट प्लेस फॉर दिस वाईफाई राउटर, क्योंकि इसके गिर्द ये फिर सर्कल बना लेगा और हर जगह पे इक्वली सिग्नल जो है वो मिल सकेगा। घर पे भी हम इन चीजों का ख्याल नहीं रखते, बिजनेस में भी नहीं रखते। हम तो देखते हैं कि जी जहां भी दीवार है उस पर रख दिया जाए, लगा दिया जाए। हमने आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा कि यहाँ इस जगह पे दो नेटवर्क्स तो हैं, लेकिन कहाँ है उनका एक्सेस रूटर्स? तो वो हमने इन सीलिंग के अंदर रखे हुए हैं ताकि स्टूडेंट को नजर भी ना आए और उनको फंक्शन भी मिलती रहे। तो कहने का मकसद ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर अब इस पॉइंट को आप देखिए तो इसका सिग्नल जो इधर आ रहा है वो स्ट्रॉन्गर है, लेकिन दीवार से गुजर के लटकर अगर यहाँ पे ये 15 मीटर आ रहा है, उसे दूसरी तरफ ये सिर्फ 8 मीटर या 10 मीटर जा रहा हो, तो ये सर्कल नहीं बनाएगा फिर, और लाजमी भी नहीं कि सर्कल बनाए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि देयर विल बी कवरेज एरिया, जितना है उसमें ये आपको फैसिलिटेट करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है लेडीज एंड जेंटलमैन कि जब दो सिग्नल्स सेम फ्रीक्वेंसी में, दो सिग्नल्स सेम फ्रीक्वेंसी में अगर आ जाएं, दे विल इंटरफेयर विद वन अनदर। जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि अगर आप मोबाइल पे बात कर रहे हो और आपका कोई, लेट करें कि आप टेलीनॉर यूज कर रहे हैं, आपका दोस्त भी टेलीनॉर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आपके दोनों के तो आपस में दोनों ही एक ही टावर पे जा रहे हैं, या दोनों को सिग्नल उसी टावर से आ रहा है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करते। क्यों नहीं करते मंसूर? क्योंकि फ्रीक्वेंसी उनकी डिफरेंट है, उनको टावर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी से साइन करता है। यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं आपको अभी ब्रीफ कर दूंगा सेलुलर के बारे में भी, कि सेलुलर क्यों कहते हैं और
क्या कुछ इसमें फ्रीक्वेंसी रीयूज का क्या कॉन्सेप्ट है, अभी मैं थोड़ा सा, ऑल्दो इस टॉपिक के साथ या इस कोर्स के साथ इसका तलक नहीं है, लेकिन बीइंग एन इंजीनियर आपको पता होना जरूरी है कि सेलुलर आप पिछले प्रॉब्ली डिकेड से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि हाउ इट वर्क्स या इसका नाम ये क्यों है। तो आई विल एक्सप्लेन टू यू। फिर इनकी थोड़ी सी आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो डिफरेंट जनरेशन हैं, ये जनरेशन क्या है, और आम यूजर के लिए क्या डिफरेंस है, और टेक्निकल लोगों के लिए इसमें क्या डिफरेंस है। तो अभी इसको भी एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन अगर इसके अलावा जहां आपका वाईफाई काम कर रहा हो, मिसाल तो पे आपने अभी वाईफाई से कनेक्टेड है घर में, तो किचन में माइक्रोवेव ओवन तो होगा, आप जरा उस माइक्रोवेव ओवन को स्टार्ट कर दें और साथ अपने मोबाइल को वाईफाई पे लगा के और यूट्यूब लगा दें, यू विल फाइंड के दैट योर यूट्यूब का जो सिग्नल था, मोबाइल में जो वाईफाई का सिग्नल आ रहा था, एकदम खराब हो गया है। ऑब्जर्व किए क्यों? क्योंकि दोनों 2.4 गीगाहर्ट्ज पे हैं, आपकी मोबाइल, और क्योंकि ये वायरलेस, ये भी 2.4 पे है, और आपका जो ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है, वो भी 2.4 गीगाहर्ट्ज पे है। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर जाते हैं। इसी तरह बाद जगहों पे मेडिकल इक्विपमेंट है, वो भी कई इक्विपमेंट हैं जो मेडिकल के, वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करते हैं, वहां भी अगर वायरस लगा हुआ हो तो काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस हो जाती है। इसलिए इंटरफेरेंस इज ऑलवेज बिटवीन दी सिमिलर फ्रीक्वेंसी। आपका ये क्वेश्चन भी होगा कि क्यों इसको 2.4 पे रखा गया है, 2.5 पे रख लेते, 2.6 पे रख लेते। लेकिन द आंसर इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ये फ्री है, ये नॉन अनलाइसेंस्ड है। जैसे आप अपने घर में अगर वाईफाई लगाते हैं, या यूनिवर्सिटी में लगाते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, इंटरप्राइज में लगाते हैं, आपको किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती, कोई फी देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप कोई टेलीकॉम, मिसाल के तौर पे आप भारत के मुकाबले में एक नेटवर्क अपना खड़ा करना चाहते हैं, आप यूफोन के मुकाबले में नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं, आप कल 4G की बजाय 5G में आप पार्टनर बनना चाहते हैं। इवन पाकिस्तान में तो अभी तक कंप्लीटली 4G भी नहीं है, लेकिन चले हम कहते हैं 4G के आप पार्टनर बनना चाहते हैं, आप नहीं लगा सकते, आप एक टावर भी खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उस फ्रीक्वेंसी जिसको आप इस्तेमाल करेंगे उसका लाइसेंस लेना होगा, तो फिर आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट, नेवर पॉसिबल। ठीक है। आपका क्वेश्चन ये भी है कि लाइसेंस क्यों रखा गया? बस हर एक की मर्जी होती है, अपना अपना टावर लगाते, हर अपनी अपनी कंपनी बनाते, टावर लगाते, लोगों को फैसिलिटेट करते। फिर ये होता कि मिसाल के तौर पे मिस्टर एक्स भी वही फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करता, मिस्टर वाई भी, उसको क्या पता कि एक्स भी वही फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहा है, वाई भी वही फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहा होता, जी भी वही फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहा होता, तो तीनों ऑपरेटर एक ही फ्रीक्वेंसी पे होते, एक दूसरे के साथ क्या कर जाते, इंटरफेयर कर जाते। इसी वजह से बाज केसेस में जब हम नेक्स्ट कोर्स में जाएंगे, क्योंकि वो स्विचिंग राउटिंग और उसमें वायरलेस का पूरा एक पार्ट है जिसको कहते हैं वायरलेस एसेंशियल्स, वहां पे अगर आपने दो राउटर्स, जैसे अभी हमने यहाँ दो राउटर एक कमरे में रखे हुए हैं, हमने ये ख्याल रखना है कि ये दोनों एक दूसरे के, क्योंकि दोनों प्रोबेबली 2.4 गीगाहर्ट्ज पे आ सकते हैं, तो या तो हम इसको एक को 2.4 पे चलाएं और दूसरे को 5.8 पे चलाएं, ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करें, या हम इनके जो चैनल्स होते हैं वो डिफरेंट ले लेते हैं, एक को मिसाल के तौर पे चैनल 147 पे चला दिया, दूसरे को दूसरे जो चैनल्स हैं उन पे चला दिया, ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करें। क्योंकि नॉर्मली जो लोग होते हैं जिनको इसका एक्सपीरियंस नहीं होता, कॉन्फ़िगरेशंस नहीं आती, वो तो बस दो डिवाइस लगा के बैठ जाते हैं और कहते हैं जी दो लगा लिए फिर भी कुछ नहीं हो रहा, सिग्नल नहीं आ रहे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ उस वक्त इंटरफेयर कर रहे होते हैं। क्यों जकी? समझ आ गई मेरी बात? तो यहाँ पे यही वो कह रहा है कि वायरलेस इज ससेप्टेबल टू इंटरफेरेंस एंड कैन बी डिसरप्टेड बाय मेनी कॉमन डिवाइसेस, तो यू हैव टू बी केयरफुल। The third one is security. The third one is security. Ladies and gentlemen, अभी मुझसे किसी ने पूछा
कि अगर मैं मास्टर करना चाहूं तो मैं नेटवर्क्स में करूं या साइबर में करूं, सिक्योरिटी में करूं। मे बी हर एक का अपना ख्याल हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है, और वो लाजमी नहीं कि एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करे। जैसे मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये था। व्हाट्स योर गुड नेम? जिक्रिया। जिक्रिया को जब मैं बता रहा था कि जी पाइथन क्यों, तो मैंने कहा कि जी पाइथन इसलिए कि मैं डेटा एनालिटिक्स में भी इस्तेमाल करके अच्छा बिजनेस अपने लिए क्रिएट कर सकता हूं। मैं इसको नेटवर्क्स पे इस्तेमाल करके अच्छा खासा अपने कामों को ऑटोमेट कर सकता हूं। मैं इसी पाइथन को इस्तेमाल करके आईओटीज पे काम कर सकता हूं। मैं इसी पाइथन को इस्तेमाल करके मैं मशीन लर्निंग में काम कर सकता हूं। मैं इसी पे पाइथन को इस्तेमाल करके मैं डीप लर्निंग पे काम कर सकता हूं। मैं इसी पाइथन को इस्तेमाल करके मैं स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में काम कर सकता हूं और बड़े वैल्यूबल पेपर्स निकाल सकता हूं, रिसर्च कर सकता हूं। तो फिर मैंने ऐसे ही कह दिया कि पाइथन का इस वक्त तो एक बूम है, नो डाउट, लेकिन मुझे पता नहीं, फिर मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, मुझे पता नहीं कि बूम कब तक रहेगा। इसका मतलब कि मुझे खतरा यह है कि बूम किसी वक्त भी कम हो जाएगा। वजह इन्होंने पूछी कि नहीं, मेरा ख्याल तो यह है, क्या क्या था जिक्र आपने? कंप्यूटर्स आर टेम्परेरी, डेटा इज फॉर एवर। तो ये कैसे आप कह सकते हैं? ये इनका ओपिनियन है, अच्छी बात है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज देयर, वी लव टू हैव दिस। लेकिन उसका फिर रीजन मैंने बताया कि डेटा एनालिटिक्स में आपके साथ इक्वली कॉम्पिटेंट हैं कंप्यूटर साइंस वाले, और उनकी तादाद आपसे कई गुना ज्यादा है। इसका मतलब है कि सप्लाई में लोग बहुत हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रहे हैं। लोगों ने तो बीएस इन डेटा साइंस भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो व्हाट इज पॉइंटिंग कि विद इन अ फ्यू इयर्स दिस नंबर ऑफ पीपल, जितने लोगों की जरूरत है उससे लोगों की तादाद ज्यादा हो जाएगी। जब ज्यादा हो जाएगी तो दैट इज सिंपल कि अगर सप्लाई इज मोर डिमांड इज लेस, वो चीज बैठ जाती। ठीक है ना जिक्र? इसके मुकाबले में मैंने कहा कि अगर आप मिसाल के तौर पे इसी पाइथन को नेटवर्क में इस्तेमाल करते हो, नेटवर्क खत्म नहीं होना, और कंप्यूटर साइंस वाला इस एरिया में कमजोर है, वो आपका कंपटीटर बनना उसके लिए मुश्किल है, तो दैट इज द रीजन। फिर इन्होंने कहा सिक्योरिटी। भाई कंप्यूटर साइंस में ठीक है, सॉरी नेटवर्क्स में जॉब ज्यादा है, उसके मुकाबले में सिक्योरिटी में कम, लेकिन सिक्योरिटी में लोग नहीं है, तो सप्लाई इज नॉट देयर, डिमांड इज बिग, दैट द रीजन अपॉर्चुनिटीज आर देयर। इज इट क्लियर? तो कहने का मकसद ये है कि सिक्योरिटी जो है आज के दौर में अगर हम देखें तो हर बंदे की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मैं ये यूज नहीं कर रहा, अगर कोई और ऑनलाइन आ जाए तो लेट मी नो। ओके, तो हम बात ये कर रहे थे कि अगर सिक्योरिटी के रीजन से मैं बात कर रहा था कि फ्यू इयर्स बैक दिस सिक्योरिटी वाज अ कंसर्न ओनली मिलिट्री, इंटेलिजेंस, पुलिस, इनका ये कंसर्न था। आम बंदे का तो कंसर्न ही नहीं था कि सिक्योरिटी क्या भला है। इसी वजह से आपने देखा होगा अगर आपके घर में पीएसटीएन है, व्हाट इज पीएसटीएन, which is also known as POTS. What is this? Public Switching Telephone Network, which is also known as plain old telephone system. From decades से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके घर में पीटीसीएल का या किसी भी कंपनी का ये कनेक्शन मौजूद है। तो अगर ये मौजूद है तो आपने देखा होगा कि आजकल तो इसकी डिमांड अब नहीं है क्योंकि हर के पास मोबाइल है, लेकिन जब हम लोग आप जैसे थे तो अगर हमारे घर में एक फोन होता तो हम कोशिश करते थे दूसरी मंजिल में, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में भी अगर है, क्योंकि शहर में छोटे घर और ऊंचे घर होते हैं, तो वहां पे हर में हमको लाइनमैन खफा भी होता था कि ये नहीं करना, लेकिन हम करते थे। उसका क्यों, क्या वजह थी कि जी उसका नुकसान क्या होता था कि अगर आपने नीचे बेसमेंट, मिसाल के तौर पे बेसमेंट में या ग्राउंड फ्लोर से फोन उठाया, बात कर रहे हैं, ऊपर वाले फ्लोर में भी दूसरा उठा के कहता था अच्छा ठीक है, और फिर बाद में कहता था किससे लगे हुए थे। इसका मतलब है कि सिक्योरिटी वॉज नॉट देयर। इवन लाइनमैन साहब के साथ अगर आपकी नहीं बनती तो वो
पोल के ऊपर जो छोटी सी एक डब्बी लगी हुई है जिसको कहते हैं डीपी, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, वो वहां से भी सुन सकता है। अगर वहां से उसको खतरा हो कि जी पोल पे चढ़ के क्या सुनूं, तो बाहर आपके स्ट्रीट के बाहर एक बड़ा बॉक्स लगा हुआ है, उस बॉक्स में भी बैठ के वो सुन सकता है। और अगर टेलीफोन एक्सचेंज में सुनना चाहें तो वहां तो कोई दिखता ही नहीं है, आराम से आप अपने फोन वहां लगाएं और सुनते जाएंगे जी एक्स और वाई क्या बातें कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है, और ये जो इंटेलिजेंस वाले लोग ये एक्सचेंज के ऊपर अपने डिवाइसेस लगाकर रिकॉर्डिंग करते हैं। तो कहने का मकसद ये हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन कि सिक्योरिटी, इसका मतलब है कि कंसर्न नहीं था आम बंदे का, लेकिन आज इवन आपका व्हाट्सएप जैसी एक छोटी एप्लीकेशन कह लूं, वो भी कहती है हम आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन दे रहे हैं। तो याद रखें कि सिक्योरिटी में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। These are the big concerns now. That is the reason कई इदारों ने ऑलरेडी BS इन साइबर सिक्योरिटी और मास्टर और PhD तो साइबर सिक्योरिटी में, क्लाउड सिक्योरिटी में, IoT सिक्योरिटी में बेइंतहा है। तो इससे पता चलता है कि यू शुड बी अवेयर ऑफ दी दिस कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड दी CIA और सिक्योरिटी। तो लेकिन वायर में तो मिसाल तो भाई अगर इस वायर में कुछ आ रहा है तो इसको तो मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूं कि जी इस वायर को कोई काटे ना, मिसाल के तौर पे। लेकिन एयर को तो मैं किसी पे बंद नहीं कर सकता। इस वक्त मेरी वॉइस जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उन तक भी जा रही है, लेकिन यहां से देखिए उस टावर जो हमारा बाहर एक्सेस रूटर लगा हुआ है, इसमें जाते वक्त ये सिग्नल मेरे कंट्रोल में नहीं है। जकी की मर्जी है कि आराम से साइड पे बैठ जाए और मैं जो कुछ भी भेज रहा हूं, चाहे मैं यहां से अपनी बैंक ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, ये अगर मैन इन द मिडल बन जाए, मैन इन द मिडल का मतलब होता है कि बिटवीन द सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में आप आ जाते हैं, और ना सोर्स को पता ना डेस्टिनेशन को पता, सब कुछ जो है, लेकिन ये बंदा दरमियान में के अपना काम कर रहा होता है। इसको कहते हैं मैन इन दी मिडल। तो मैन इन द मिडल ये काम बड़ी आसानी से कर सकता है, तो ये सिक्योरिटी कंसर्न है। इसी तरह इसी वजह से इसके हम बात करेंगे आगे जाकर कि कई प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए गए, जिनको बाद में जो पहला सबसे आया था उसको कहते हैं WE। उन्होंने कहा था इट इज वायर्ड इक्विवेलेंस प्रोटोकॉल, यानी ये इतना सिक्योर है जितनी की तार। पता चला कि ये तो चंद मिनटों में क्रैक हो जाता है। तो दैट इज, इससे पता चलता है कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। फिर उसके बाद आया WPA, फिर आया WPA2। आजकल आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज WPA2, और वेरी सून यू विल बी ऑन WPA3। तो दैट इज द एरिया वेयर आपको, अगर आप ऑपरेटर याद रखें, दोनों एंड पे इसकी जरूरत मौजूद है, क्योंकि आप लोग कोई FSC के स्टूडेंट नहीं है, सबके सब माशाल्लाह इंजीनियर बनने वाले हैं। तो इस सिनेरियो में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको, अगर आप ऑपरेटर के पास जाते हैं तब भी ये कंसर्न है, तब भी ये इंपॉर्टेंट है, और अगर आप स्कॉलर बनते हैं वहां पर भी आपको इस चीज को ख्याल रखना होगा कि किस तरह आप सिक्योरिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो एक याद रखो, सिक्योरिटी में मल्टी डायमेंशंस हैं। सिक्योरिटी में मल्टी डायमेंशंस हैं। बाय मल्टी डायमेंशन आई मीन कि आप ऑफेंस की तरफ भी जा सकते हो, आप ऑफेंस की तरफ भी जा सकते हो, आप डिफेंस की तरफ भी जा सकते हो, आप ऐसे ऐसे ही ना, आप ऑफेंस की तरफ भी जा सकते हो, आप डिफेंस की तरफ भी जा सकते हो। इसके अलावा आप आपने देखा होगा कि जब भी कुछ साइबर क्राइम होता है तो सिक्योरिटी में ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी एविडेंसेस कलेक्ट की जाए, क्योंकि आपने जब कोर्ट ऑफ लॉ में उसको पहुंचाना है बंदे को, तो लाजमी है कि आपके पास एविडेंस हो कि ये काम इसी ने किया है।
चाहे आप उसके फेसबुक से कुछ चीजें उठाते हैं, उसके यूट्यूब से उठाते हैं, उसके कंप्यूटर से उठाते हैं। देखे ना, आपको पता है कि आजकल के दौर में जब भी कोई क्राइम होता है, पुलिस बंदे को पकड़ने से पहले कोशिश करती है कि उसका मोबाइल पकड़ ले या उसका लैपटॉप हासिल कर ले। फिर चंद दिन के बाद कहती है ले लो अपना मोबाइल वापस, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसने उस पर काम अपना कर लिया। दैट इज कॉल्ड फॉरेंसिक, दैट इज कॉल्ड डिजिटल फॉरेंसिक। तो दैट्स आल्सो वेरी वेरी हॉट। मैं नहीं कहता कि हर एक में ही आपकी महारत नंबर वन होनी चाहिए, बाकियों का पता हो, एक में एक्सपर्ट हो, दैट इज मोर देन एनफ। इसी तरह जिस तरह का आपको पता है, जैसे चंद साल पहले यहाँ पे एपीएस पे अटैक हुआ था, तो क्या पुलिस ने जाके उसको मसले को हल किया था? नो, कमांडोज, नॉट इवन द आर्मी। कमांडो इज डिफरेंट। एसएसजी, एसएसजी ने क्यों एसएसजी को भेजा गया? बिकॉज दे आर स्पेशलाइज्ड इन दी मैनर कि जब कोई अटैक रनिंग हो, जब जो जहाज को कोई पकड़ ले, ये उससे जहाज वापस ले आते हैं। कोई बिल्डिंग कोई कब्जा कर ले, ये बिल्डिंग उससे खाली करवा लेते हैं। क्योंकि ये काम आर्मी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? आर्मी ने कहना है कि जी उठाओ, तोपे लगाओ, साइडों पे 4 तोपे पहुंचाओ, 4 गोले गिराओ, बस सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनको ये नहीं होगा कि भाई वहां पे कोई जो चीज नहीं खत्म करनी वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन कमांडो कभी भी ये नहीं करेगा। इसी तरह यहां पर भी पोस्ट अटैक, यानी अटैक के बाद या ड्यूरिंग द अटैक, उस वक्त अलग टीम होती है जो कि सिक्योरिटी को हैंडल करती है। यानी अटैक हो रहा है, इस वक्त किस तरह अपने आप को कम से कम लॉस के साथ बचाया जाए, और अपने जो कुछ लॉस हो गया है उसको किस तरह उससे कम से कम किया जाए या रिकवर कर लिया जाए। तो वो एक अलग एरिया है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि उस वक्त आपने अपनी अपनी नर्व्स तो क्या, अपनी क्लाइंट्स और अपने जो मैनेजमेंट है उसके नर्व्स को कंट्रोल में करना है। क्योंकि वो दे आर नॉन टेक्निकल पीपल, दे डोंट नो, वो समझते हैं कि बस तबाही हो गई है, ठीक है, जो भी हो गया अब हो गया, अब संभाल रहे हैं, नो वरीज। बात समझ आ रही? तो दैट इज द सिक्योरिटी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। नेक्स्ट इज दी जी जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज देयर एनी क्वेश्चन? समझ आए कि हाउ सिक्योरिटी इज ए बिग कंसर्न, हाउ यू हैव टू डील विद इट, कौन कौन से एरियाज वो आप ले सकते हैं। आजकल आप जैसे बच्चों के लिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग का एक अच्छा एरिया हो सकता है। जकी क्या होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग? जिसको पेन टेस्टर भी कहते हैं। ओके, क्या ख्याल है? नो आइडिया। कौन अटैक कर रहा है? पेन टेस्टर का ये मतलब होता है कौन अटैक करना, नो, ये होता है कि जब भी आपका नेटवर्क है, जैसे आपका घर है, आपका बिजनेस है, तो आप कोशिश करेंगे कि कोई आके एक्सपर्ट उसको देखे, और अगर कोई जगह कोई दरवाजा टूटा हुआ है, कोई खिड़की कमजोर है, कहीं शीशा टूटा हुआ है, वो ये आपको बता दे कि जी यहाँ यहाँ आपके मसले हैं, ये डील कर लो, अदरवाइज नुकसान के खुद जिम्मेदार होगे। पेन टेस्टर भी ये काम करता है कि आप अपना नेटवर्क या अपना सिस्टम उसको बता देते हैं, और वो चेक करके बताता है विद हिज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज कि जनाब आपके नेटवर्क में, आपके सिस्टम में यहां यहां पे लूप होल्स हैं, इनको फिक्स कर लो या मुझसे करवा लो तो बच जाओगे, अदरवाइज जिम्मेदारी आपकी अपनी है। तो फिर आप कहेंगे जी एक दफा करवा लिया बस, फिर तो सारी जिंदगी जरूरत नहीं है। ऐसी है ना जकी? नहीं, क्यों? बस एक दफा मालूम हो गया कि कोई मेरे मेरे सिस्टम में कोई मसला नहीं है, मेरे नेटवर्क में कोई अगर मसला है भी है तो मैंने फिक्स करवा लिया, इसका मतलब नाउ आई एम सेफ। इज इट जिक्रिया? व्हाई आई एम नॉट सेफ देन? बिकॉज जो जो आप नेटवर्क्स में तब्दीली करते हो,
मिसाल के तो आपने एक नई कोई फिक्स इंस्टॉल कर ली, या कोई नया आपने नेटवर्क डाल लिया, एक्सटेंड कर लिया, जो कि यूजुअली आप करते रहते हैं। सिंपली आपको पता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली कई फिक्सेस आपके इंस्टॉल हो रही होती हैं। क्या पता कि उस फिक्स के अंदर जो अटैकर है वो उसका फायदा उठा के आपको नुकसान पहुंचा दे, आपका डेटा इन्फिल्ट्रेट करवा दे मिसाल के तौर पे। तो इससे बचने के लिए आपको टाइम टू टाइम ये काम करना होता है। और स्पेशली फ्रीलांसिंग के केस में याद रखो कि जहां पे अगर कोई और टास्क, मिसाल के तौर पे वेरी सिंपल आजकल होता है कि जी किसी को एक वेब पेज बना के दे दिया, या कोई प्रेजेंटेशन बना के दे दी, या इस किस्म का काम कर दिया, 5, 10, 15 डॉलर मिलते हैं। यहाँ पे ट्रिपल में कम से कम आपको मिलेगा। और अगर आप उसके कंसल्टेंट बन जाते हैं फिर हर मंथ मिलेगा, और आप उसके गुलाम भी यानी नौकर भी नहीं है, और ना ही आपको उसकी लोकेशन पे हर वक्त जाने की जरूरत है। तो दिस इज ए गुड एरिया फॉर पीपल लाइक यू कि अगर इफ दे बिकम एक्सपर्ट दे कैन गो फॉर द फ्रीलांसिंग, एंड लोगों को उनकी सिस्टम्स को अपने घर से बैठ के, अपने ऑफिस से बैठ के, अपने शहर से बैठ के उनके नेटवर्क्स को स्कैन करें, मालूम करें, और अगर उनको कोई मसला है तो सोल्यूशन के अलग पैसे, बताने के अलग पैसे। दैट इज समथिंग गुड, नॉट बैड। बात समझ आ रही? द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द शेयर्ड मीडियम। क्योंकि ये मीडियम एक ही है, वी ऑल आर शेयरिंग इट, तो ये भी एक कंसर्न है। क्योंकि अगर ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हमने कहा कि ये शेयर्ड मीडियम है, तो हमारा वाईफाई भी मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे बहुत से लोग इस वक्त एक ही एक्सेस रूटर के साथ कनेक्टेड है, एंड यू आर यूजिंग इट, सो वी आर यूजिंग द सेम मीडियम। इसके उनके मीडियम को कहते हैं शेयर्ड मीडियम। अब किस तरह शेयर्ड मीडियम को इस्तेमाल करना है ताकि इंटरफेरेंस ना हो, दैट इज ऑल्सो ए लिमिटेशन। तो इसमें आप लोगों ने शायद अपने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के दौरान पढ़ा होगा CSMA-CA और CSMA-CD, ठीक है? तो अगर आपने ये देखा है अबाउट दी CSMA, क्या मतलब है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, दिस इज यूज्ड इन द ईथरनेट, क्लासिकल ईथरनेट में आई राइट इट, इट विल बी राइट। क्या मतलब है इसका ये एक्सप्लेन कर दूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैरियर सेंस एक बात, मल्टीपल एक्सेस शेयर्ड मीडियम, सॉरी कोलिजन डिटेक्शन। क्या मतलब है? मतलब यह है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर ये आपका मीडियम है विच इज शेयर्ड, और इसको मल्टीपल डिवाइसेस के साथ अटैच्ड हैं, मल्टीपल डिवाइसेस के साथ अटैच्ड हैं, नाइस, लाइक हियर, like this. Now this medium is shared, this medium is multiple access, multiple nodes can use it simultaneously if they want. इसके लिए अगर मिसाल के तौर पे ये इस यहां पे डेटा डालना चाहता है और उस वक्त यहां से भी डेटा आ गया, तो आपको पता है इवन अगर इसका डेस्टिनेशन ये है, वायर को तो नहीं पता कि मैंने इधर देना है, वायर तो इधर भी देगा और इधर भी देगा, तो इसका मतलब इसका सिग्नल भी इधर भी आएगा और इधर भी जाएगा। तो ये दोनों सिग्नल्स यहां पे कुछ देर के बाद कोलाइड कर जाएंगे, और अगर ये कोलिजन कर जाते हैं तो फिर ना वो सिग्नल आपका है ना वो उसका है, बल्कि वो गार्बेज है। तो अगर ये सारी जिंदगी दोनों लगे रहें और बेचते जाएं, इट इज ऑफ नो यूज, इट इज ऑफ नो यूज। इस चीज से बचने के लिए क्या किया जाता है, जिस तरह कि आपने देखा होगा, आप में से जिन लोगों को ड्राइविंग का आइडिया है, जो ही आप मिसाल के तौर पे रोड 2 से यूनिवर्सिटी रोड पे निकलते हैं, तो
तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप सेंस करते हो कि उस वक्त वो रोड का पीस जिस पे आप लैंड करना चाह रहे हो क्या वो फ्री है। अगर है तो चले जाते हो, और अगर नहीं है तो आप बैक ऑफ कर जाते हो, यानी रुक जाते हो जब तक कि वो खाली ना हो। तो यहां पर भी हम यही करते हैं कि हम कैरियर को यहां पे पहले सेंस करते हैं कि अगर मैंने कोई किसी और का डेटा तो यहां नहीं है, अगर नहीं है तो मैं अपना डेटा उस पर डाल दूंगा, मैं अपना डेटा उस पर डाल दूंगा। लेकिन अगर किसी और का है तो मैं बैक ऑफ कर जाऊंगा। बैक ऑफ का मतलब है जिक्रिया मैं रुक जाऊंगा। अब सवाल ही पैदा होता है कितने टाइम के लिए रुकोगे, क्योंकि अगर दोनों ने एक ही वक्त में सेंस किया और हमने कोई स्टैंडर्ड रख दिया कि 1 मिली सेकेंड फॉर एग्जाम्पल, तो दोनों 1 मिली सेकेंड के बाद फिर आएंगे और फिर उनका चांस होगा कि दे विल बी कोलाइडिंग। इस वजह से ये बैक ऑफ टाइम एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ होता है। एक्सपोनेंशियल का मतलब है आप लोगों ने, सब लोगों ने प्रोबेबिलिटी का कोई एक कोर्स डेफिनेटली पढ़ा हुआ है, उसमें डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स की आपने बात पढ़ी हुई है, और वो रैंडम वेरिएबल बिलोंग करते हैं किसी प्रोबेबिलिटी को। मे बी एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, मे बी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, मे बी परीतो, मे बी विबुल। तो देयर आर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस, उनमें से वन ऑफ देम इज दी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से ये भी एक नंबर उठाता है और दूसरा भी उठाएगा, डेफिनेटली दे विल बी डिफरेंट। तो इसलिए दोबारा उनके कोलाइड होने का चांस नहीं रहेगा। गॉट इट? अब अगर ये केस है तो जेंटलमैन तो हम इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले ये अपना सेंस करेगा, नंबर 1 काम। सेंसिंग में अगर फ्री है तो भेज देगा, और अगर सेंसिंग में फ्री नहीं है यानी ऑलरेडी ऑक्युपाइड है तो बैक ऑफ कर जाएगा, पहली बात। अब ये भी हो सकता है कि जब आपने देखा कि रोड खाली है तो रोड खाली था, लेकिन उसी वक्त किसी और ने भी देखा तो खाली था। तो आप तो ड्राइविंग करते हो, यू हैव दी आईज, यू हैव दी ईयर। तो अगर कोई और उस वक्त आता है तो हम रुक जाते हैं। यहां तो एक दफा अगर कह दिया गया कि सिग्नल डालो तो सिग्नल डल गया। तो अगर मिसाल के तौर पे 2 नोड्स हैं, एक ये और एक ये, फॉर एग्जांपल दोनों ने चेक किया कि ये मीडियम खाली है, ये मीडियम खाली है, इसने भी डेटा डालना शुरू कर दिया और इसने भी डालना शुरू कर दिया, इसने भी भेजना शुरू कर दिया और इसने भी। विद इन ए सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड, टू दोनों का सिग्नल एक दूसरे के सामने होगा और कोलाइड कर जाएगा। इसलिए आपको along with this you have to detect the collision, कि कहीं कोलिजन तो नहीं हो रही, मेरा मैं भेज तो रहा हूं, कहीं कोलिजन तो नहीं हो रही। बात समझ आ रही? श्योर? तो व्हाट्स योर नेम? उबैदुर रहमान। तो उबैद हमने कहा कि यहां पे उसके बाद क्या होता है कि जब आप सेंस कर भी लो कि नहीं है, उसके बाद भी चांसेस हैं कि कोलिजन हो सकती है। तो दैट द रीजन कोलिजन डिटेक्शन पार्ट इज देयर। और जो ही आप कोलिजन डिटेक्ट कर लें अगेन रुक जाओ, क्योंकि अगर आप भेजते जाओगे वो कोलिजन में जाता रहेगा। आपका ये क्वेश्चन भी बनता है कि कैसे पता चलेगा कोलिजन हो गई है, ये क्वेश्चन भी बनता है ना। तो आंसर इज सिंपल, क्योंकि सिग्नल आपने जो भेजा है उसका एक खास वैल्यू है, आपने इनकोडिंग की हुई है, उसकी एक खास वैल्यू है। इसलिए हमने कहा कि लेयर 1 के ऊपर, फिजिकल लेयर के ऊपर इनकोडिंग होती है। मिसाल के तौर पे दिस इज +5 एंड -5, इसका मतलब इस लाइन के ऊपर या तो +5 होगा या -5 होगा, कभी भी 10 नहीं होगा, कभी भी -10 नहीं होगा। इसका मतलब अगर ये हो गया इट मींस दैट किसी और का सिग्नल इसमें ऐड हो गया है, एवरेज इंक्रीज कर गई है, तो पता चल गया कि कोई मसला है, रुक जाओ। बात समझ आ गई? ये तो है मेथड वायर्स का, मैंने वायर इस्तेमाल की। लेकिन अगर ये शेयर्ड मीडियम आपका वायरलेस है, यहां पे इशू ये है कि आप जैसे आपने यहां पे गौर किया कि आप ट्रांसमिट कर रहे थे और साथ साथ आप उसको डिटेक्ट भी कर रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप ट्रांसमिट भी कर रहे थे और साथ साथ आप रिसीव भी कर रहे थे।
डिटेक्शन इज क्या? रिसेप्शन। तो वायर में आपका जो एनआईसी कार्ड है वो दोनों काम कर रहा होता है कि वो भेज भी रहा होता है, ट्रांसमिट भी कर रहा होता है, और साथ साथ वो रिसीव भी कर रहा होता है, कंपेयर भी कर रहा होता है कि वही चीज है वायर पे जो मैंने भेजी, तो वाई वेरी नाइस। और अगर कुछ और है तो इट मीन देयर इज सम प्रॉब्लम। सिंपल। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर ये मीडियम शेयर्ड है और वायरलेस है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो इस ये है ही नहीं आज का, हमारा मसला तो ये है, वायरलेस है। वायरलेस में याद रखो कि दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते। या तो आप ट्रांसमिट कर रहे होगे या आप रिसीव कर रहे होगे, दोनों काम साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते। जब नहीं हो सकते तो इसका मतलब है कि आप ये काम, अगर ये ट्रांसमिट कर रहे हो तो रिसीविंग नहीं है, और अगर रिसीविंग कर रहे हो तो ट्रांसमिट नहीं। इस वजह से डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। इस वजह से यहां पे मेथड आया CSMACA कि आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, अवॉइड करो। वही कैरियर सेंस, मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस, डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर हमने अवॉइड करना है तो किस तरह अवॉइड करें। इसके लिए जो मेथड है उसको कहते हैं आरटीएस सीटीएस। ये वो आरटीएस नहीं है जो इलेक्शन में इस्तेमाल होता है। इट इज रेडी टू सेंड, क्लियर टू सेंड। अब इसमें होता क्या है कि ये चीजें जो आप पढ़ रहे हो इसका डुअल एडवांटेज है। जैसे आज भी ये मेरे पास 7th सेमेस्टर का एक स्टूडेंट आया और इलेक्ट्रिकल से कहता है जी ये कोर्स पढ़ने से मेरा कंप्यूटर नेटवर्क का जो कोर्स है वो वहां बड़ा इजी हो गया। तो वो फायदा तो है, लेकिन साथ में अगर आपके पास इसकी सर्टिफिकेशन वगैरह आ जाती है तो यू अंडरस्टैंड मार्केट इज रेडी टू एक्सेप्ट यू देन। ठीक है, इसलिए बी कंसर्न अबाउट दिस। तो क्या है जी ये आरटीएस और सीटीएस, इसको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। आरटीएस सीटीएस, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कुछ यूं है आरटीएस सीटीएस कि जब भी किसी डिवाइस ने, वायरलेस डिवाइस ने, मिसाल के तौर पे ये आपका लैपटॉप है, ये साइड पे लेट करें कि दूसरा वायरलेस डिवाइस है, या इवन एक्सेस रूटर भी आपका एक वायरलेस डिवाइस है, आपको पता है एक्सेस पॉइंट भी आपका वायरलेस डिवाइस है। ठीक, तो ये सबसे पहले जिसने भी बात करनी चाहता है वो एक क्लियर आरटीएस भेजेगा। आरटीएस मीन रेडी टू सेंड, मैं कुछ भेजना चाहता हूं, मैं कुछ भेजना चाहता हूं। अगर ये आरटी, इससे क्या होगा, इसके आसपास जितनी भी नोड्स हैं, इसके आसपास जितनी भी नोड्स हैं उनको पता चल जाएगा कि कोई यहां पे ट्रांसमिशन करने वाला है, अभी वेट करो। इससे एक और चीज भी बता दूं कि इससे पहले, क्योंकि मैंने कहा या तो ये ट्रांसमिट करता है या ये रिसीव करता है, दोनों नहीं कर सकता, इसलिए आपकी वाईफाई की ट्रांसमिशन जो है इट इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज हाफ डुप्लेक्स, इट इज ऑलवेज हाफ डुप्लेक्स। क्या मतलब है जी हाफ डुप्लेक्स का? क्या ख्याल है जी, व्हाट इज दी हाफ डुप्लेक्स? तो दैट इज समथिंग, ये इस बात से क्लियरली यही अंदाजा होता है कि ये मेरा डिवाइस जो इस वक्त है, या तो ये ट्रांसमिट कर रहा है एक्सेस रूटर की तरफ, या ये एक्सेस रूटर से रिसीव कर रहा है, दोनों एक वक्त में नहीं हो रहे। ठीक है, ओके। तो अगर इसने भेज दिया आरटीएस, तो ये आरटीएस इसके आसपास वाले सुन लेंगे। ओके, अगर ये, और अगर नहीं, किसी और ने भी कुछ सिग्नल भेजा हुआ है
तो मेरा ये आरटीएस करप्ट हो जाएगा और ये अपनी डेस्टिनेशन तक लाजमी तौर पे जब करप्ट हो गया तो आरटीएस नहीं रहा, नॉइज बन गया है, गार्बेज बन गया है। इस गार्बेज का ये कभी ना समझ सकता है ना जवाब देगा, क्योंकि ये तो कुछ और बन चुका है। तो इसका इसका जवाब, जिसको सीटीएस कहते हैं, वो कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये आरटीएस भेजे और कोई किसी और ने कुछ नहीं भेजा, तो ये आरटीएस इसको मिल जाएगा और ये इसका जवाब में सीटीएस भेज देगा कि जी ठीक है, भेज दो, क्लियर टू सेंड, भेज दो। और इसके आसपास वाले सुन लेंगे कि यहां पे कोई सुनने वाला है। सीटीएस का मतलब है कोई रिसीवर है, आरटीएस का मतलब है कि कोई सेंडर है। तो ये जब इसको सीटीएस का मिल जाए तो इट विल बी सेंडिंग इट सिग्नल, और एक्सपेक्टेड ये है कि उस वक्त कोई और ने, क्योंकि इन आसपास ने सुन लिया है कि यहां कोई भेजने वाला है, वो नहीं भेजेंगे, तो दैट विल बी, ट्रांसमिशन विल बी पॉसिबल। तो यूं आपने कोलिजन को क्या करा लिया, एवॉइड कर लिया। बात समझ आ गई? तो यही बात यहां पे बताई जा रही है कि WLAN operates in full half duplex, which means only one device can send or receive at a time. Many user accessing the wireless LAN simultaneously results in a reduced bandwidth for each user. क्या मतलब? मतलब ये है बड़ा सिंपल सा कि क्योंकि ये शेयर्ड मीडियम है और ये शेयर्ड बैंडविड्थ है, ये हम लोग नहीं समझते कभी भी ये टर्म। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल, लेट इट टेक द एग्जांपल, चलो इसी की एग्जांपल लेते हैं और फिर हम इसी एग्जांपल को, लेकिन याद एक चीज और बताता चलूं, वाईफाई हाफ डुप्लेक्स है और सेलुलर फुल डुप्लेक्स है, ठीक है? क्योंकि वहां एक चैनल नहीं होता, वहां दो चैनल इस्तेमाल होते हैं, एक ट्रांस के लिए, एक रिसीव के लिए, एंड दे आर एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, दे आर एट, दैट द रीजन देयर इज नो चांस ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक? ओके, तो ट्रांसमीटर अलग, रिसीवर अलग, इसमें ट्रांसीवर और रिसीवर इकट्ठा, ट्रांसीवर जिसे कहते हैं। ओके, अब हम बात ये कर रहे थे कि अगर मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी है वो 1 मेगाबिट पर सेकंड दे सकती है, 1 मेगाबिट पर सेकंड दे सकती है, नाइस। अगर एक यूजर है तो उसको 1 मेगाबिट पर सेकंड मिल जाएगा। अगर दो हैं तो दोनों को 500 केबी मिलना शुरू हो जाएगा। अगर तीन है तो 333 मिलना शुरू हो जाएगा। चार है तो 250 मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो जो यूजर बढ़ते जाते हैं आपको स्पीड कम होती जाती है। मतलब आप सोचते होंगे कि हमने 2 एक्सेस रूटर क्यों लगाए, एक भी काफी था, क्यों? पता है कि यहाँ पे अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो 20 स्टूडेंट विल बी, सबके सबको बड़ा कम होना शुरू हो जाएगा और एक वक्त आएगा कि आप अपना कोई क्वेरी भेजोगे, रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा, टाइम आउट कर जाएगा, ठीक है बैठ? तो इस वजह से याद रखें कि ऑलवेज किसी से पूछना नहीं है, जो वायरलेस का बैंडविड्थ होती है वो ऑलवेज शेयर्ड होती है, डेडिकेटेड नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर यहां से मैं 2 तारें लगा दूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं 2 तारें लगा के आपके पास आ जाऊं, वैसे भी ऑनलाइन कोई नहीं है, मिसाल के तौर पे मेरे पास 2 केबल्स हैं, मैंने एक पोर्ट पे एक लगाई और दूसरी पोर्ट पे दूसरी लगाई और आपके 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया। अगर ये पोर्ट फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये फास्ट इथरनेट की पोर्ट है तो ये 100 मेगाबिट पर सेकंड देने की सलाहियत रखती है, तो इसको 100 अलग मिलेगा और इसको 100, ये नहीं क्या 2 हो गए तो इनको 100 से 50 हो जाएगा, एक और केबल लगाऊं तो उससे 23 हो जाएगा। इट इज नॉट शेयर्ड, नॉट शेयर्ड बैंडविड्थ। हर एक पोर्ट इज इटसेल्फ 100 मेगाबिट पर सेकंड, जबकि वायरलेस में जितने यूजर बढ़ते जाएंगे स्पीड कम होती जाएगी, ठीक? नाउ इज दी ओके, फिर एक चीज और, कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में बात, और फिर कुछ स्टैंडर्ड्स की बात करना चाहते हैं कि कौन कौन से मीडियाज, टाइप ऑफ वायरलेस मीडियाज इस्तेमाल हो रहे हैं। सो वी टॉक अबाउट, ओके, सो
मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड वाइड जो कि इसके स्टैंडर्ड बनाती हैं, जिसमें काफी एक्टिव जो है। एक याद रखो कि जो लास्ट 2 लेयर्स हैं, या बल्कि 2 भी नहीं कहूंगा, 1.5, यानी बेसिकली अगर मैं ये 5 लेयर का मॉडल, ये फिजिकल लेयर और ये डेटा लिंक लेयर, और ये उसी तरह नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर, इसको मैंने इसलिए बड़ा बनाया ताकि आपको दिखा सकूं कि ये भी 2 में डिवाइड होती है सब लेयर्स में। एक को कहते हैं मैक लेयर और एक को कहते हैं एलएलसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। तो इन 2 या 1.5 लेयर के लिए बहुत सी बॉडीज हैं जो कि स्टैंडर्डाइजेशन करती हैं, और ऊपर वाली लेयर के लिए और इदारे करते हैं। मिसाल के तौर पे यहां पे आईटीयू भी करता है, आईटीयू टी, आईटीयू आर। आईटीयू का नाम तो सुना हुआ है ना, ये एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स पे काम करती है। इसी तरह आई ट्रिपल इस पे काम करती है, आईएसओ इस पे काम करता है, एनसी इस पे काम करता है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इन पे स्टैंडर्ड बनाती हैं इसकी, और आईईटीएफ वगैरह ऊपर की लेयर को ज्यादातर देखती हैं। तो यही वो कह रहा है कि IEEE एंड टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री यूनियन ITU फॉर वायरलेस डेटा कम्युनिकेशन कवर बोथ द डेटा लिंक एंड द फिजिकल लेयर्स। ठीक, इन ईच ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स फिजिकल लेयर स्पेसिफिकेशन डिक्टेट डेटा टू रेडियो सिग्नल इनकोडिंग। सबसे पहले आपका पास डेटा है, वायर पे भी भेजते हो तो इनकोड करते हो, वायरलेस पे भी भेजोगे तो सिग्नल को इनकोड, तो इनकोडिंग के लिए स्टैंडर्ड चाहिए। क्यों स्टैंडर्ड चाहिए? इसलिए चाहिए कि अगर हर एक ने अपनी अपनी मर्जी से किया तो क्या पता चलेगा कि कौन क्या बात कर रहा है। इसलिए जरूरी है कि सबके सब एक ही जुबान में बात करें, इनकोडिंग। नंबर 2, क्योंकि ये वायरलेस है, आपने पहले से डिफाइन करना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होनी है, कौन सा बैंड। इसीलिए मैंने आज आपके साथ मुख्तलिफ उसको शेयर किया। मिसाल के तौर पे मैंने आपके साथ ये शेयर किया, चेक कर लो। अगर आपके परस्पेक्टिव से बात करता हूं तो जहां जहां ये ब्लैंक है, विच मीन्स ये, या ये 5.8, ये दिस इज अवेलेबल फॉर WLAN। इसके मुकाबले में GSM is this lines and these lines are here। तो ये एग्जांपल है फॉर यूरोप। और अगर मैं दिस इज अ रेडियो प्लानिंग कार्ड एज रेडियो प्लानिंग is itself complete engineering, रेडियो इंजीनियरिंग। सो मुख्तलिफ के, ये तो मैंने सिर्फ उसके लिए बताए जी। इफ आई लुक एट द यूएस, हर एक फ्रीक्वेंसी यहाँ बहुत छोटा है, आई अंडरस्टैंड कि आपको नजर नहीं आता, लेकिन इवन मैं इसको बड़ा भी कर दूं फिर भी नजर नहीं आता, तो लेकिन यू कैन सी इट, हर एक फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड है कि ये फ्रीक्वेंसी GSM इस्तेमाल करेगा, ये फ्रीक्वेंसी 3G यानी UMTS इस्तेमाल करेगा, ये जो है ये इस्तेमाल करेगा, LTE इस्तेमाल करेगा, ये वाईफाई इस्तेमाल करेगा, ये वाईबैक्स इस्तेमाल करेगा, ये ब्लूटूथ इस्तेमाल करेगा, ये जिगबी इस्तेमाल करेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो उबैद हमने यहां इसलिए मैंने आपको ये चीज भेजी थी कि थोड़ा सा आइडिया हो जाए अबाउट दी फ्रीक्वेंसी एलोकेशन। सो दिस वाज पर्टिकुलर फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, और मैंने जो दूसरा, क्योंकि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड था इसलिए मैंने थोड़ा लाइट करके यूरोपियन के उससे उठा के दिखाया कि देखें किस तरह हम फ्रीक्वेंसीज को असाइन कर। याद रखो कि वायरलेस में हम रेडियो फ्रीक्वेंसीज या माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसीज या माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि आपकी GSM फॉर एग्जांपल दैट इज एट द रेडियो फ्रीक्वेंसी, लेकिन आपने देखा होगा कि बाज केसेस में स्पेशली टेलीफोन हाउस जो जहां पे ऑफिसेज होते हैं वहां पे बड़े बड़े टावर लगे होते हैं और उन टावर पे एंटेनाज हैं।
वो एंटेना एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एंड दे आर द माइक्रोवेव लिंक्स, दे आर दी माइक्रोवेव लिंक्स. So these are either using the radio frequency or the microwave. Okay. इसके मुकाबले में जो ऑप्टिकल है वो फ्रीक्वेंसी की बजाय वेवलेंथ में बात करती है. अल्दो आपको पता है कि दोनों में फर्क इनवर्स का है, चीज एक ही की तरफ पॉइंट किया जाता है, लेकिन क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंसी बड़ी हाई होती है, वहां पे फ्रीक्वेंसी बड़ी हाई होती है, और लाजमी तौर पर जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो वेवलेंथ बड़ा स्मॉल होगा. जैसे कल हमने कहा था 0.9 नैनोमीटर फॉर एग्जांपल, कि हर चैनल 0.9 नैनोमीटर का है, तो वहां पे हम वेवलेंथ की बात करते हैं. इसलिए वहां की टेक्नोलॉजी का नाम है WDM, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. हम वेवलेंथ को कंबाइन करते हैं, यहां पे हम फ्रीक्वेंसीज को कंबाइन करते हैं FDM. तो वायरलेस में मल्टीप्लेक्सिंग, एनालॉग में FDM, और डिजिटल में TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और उसके बाद CDM जो कि 3G इस्तेमाल करता है, CDMA जिसे आप लोग कहते हो, या WCDMA कहते हो. कभी सुना है? ये बुरी बुरी बातें कभी सुनिए? अजीब ही बातें कर रहे हैं आप. तो हम आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये तो पहला कोर्स है, जब आप जो भी एरियाज अपने लिए सेलेक्ट करोगे कि हमने इसमें एक्सेल करना है, फिर हम इस पे बात करते रहेंगे. ब्रीफ सा भी बताता हूं कि क्या मतलब है FDM का, क्या मतलब है TDM का, क्या मतलब है CDM का, क्या मतलब है FDMA का, FDM का जो कि 4G में इस्तेमाल होता है. ठीक है मंसूर, कोई बात समझ आ रही? ओके नाइस. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे हैं, नंबर 2 पे कौन है? काजी है. ओके, तो हम इसको अब दिखाने की जरूरत नहीं. तो हम बात कर रहे थे कि ओके कि मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज डिफाइंड है, कि कौन सी फ्रीक्वेंसी कौन सी टेक्नोलॉजी. जैसे डिफाइंड है कि वाईफाई या तो 2.4 पे आएगा या 5.8 पे आएगा, इसके अलावा किसी और पे हरगिज नहीं आएगा. जैसे डिफाइंड है कि अगर मिसाल के तौर पे GSM है, तो या तो ये 850 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 1850 मेगाहर्ट्ज इन पे आएगा. UMTS है, 3G है, 2.1 गीगाहर्ट्ज पे आएगा. तो डिफाइंड है. उसमें आप क्योंकि उसके लिए क्यों डिफाइन किया, वजह यह है कि अगर एक नोकिया एक कंपनी और कुछ इक्विपमेंट बना रही होती, सीमन कोई और बना रही होती, और ये अलग अलग फ्रीक्वेंसियों पे होते, तो ये कभी भी एक दूसरे से बात, इंटरऑपरेबिलिटी ना होती. इसलिए मस्ट है. फिर इक्विपमेंट, मेरा इक्विपमेंट जी फॉर एग्जांपल 300 पे काम करता है, आप कहते हैं मेरा तो 500 पे काम करता है, हम दोनों एक दूसरे से हट गए. बात समझ आ रही? तो इसलिए फ्रीक्वेंसीज की जो भी ट्रांसमिट और रिसीव के लिए इस्तेमाल होनी है स्टैंडर्ड. फिर पावर, पावर भी स्टैंडर्ड, कितनी पावर तक जाओगे, क्योंकि अगर आपने पावर इंक्रीज कर दी तो हो सकता है कि आपको इजाजत हो कि लेट करें, आपने यूनिवर्सिटी में सिर्फ ट्रांसमिशन करनी है, और आपने पावर इंक्रीज कर दी, अब वो टाउन में भी मिलेगा, तो टाउन में अगर कोई और वो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहा है तो उसके साथ इंटरफेरेंस हो जाएगी. इसलिए पावर के बारे में भी यू हैव टू बी कंसर्न. सिग्नल रिसेप्शन एंड लाजमी तौर पे जब रिसेप्ट इनकोड करोगे तो दूसरे एंड पे डिकोड करोगे. और फाइनली जब भी आप बात करोगे वायरलेस की, एंटेना इज कंपल्सरी. तो एंटेना डिजाइन इज अगेन, जैसे कि आपके डिपार्टमेंट में शायद बशीर साहब वायरलेस की बात करते हैं, एंटेना की बात करते हैं, तो ही इज हियर. बात समझ आ गई? ओके. तो हम कह रहे हैं कि वायरलेस स्टैंडर्ड्स में हमने यहां पे 4 टेक्नोलॉजीज लिखी. एक वाईफाई जो कि हर घर में आज इस्तेमाल हो रहा है, हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है. नंबर 2 ब्लूटूथ, और याद रखो इसके आगे लिखा है IEEE, इसका मतलब है कि इसका स्टैंडर्ड किसने दिया है? IEEE ने दिया है.
हर स्टैंडर्ड का कोई नंबर होता है। मिसाल के तौर पे IEEE ने जो वाईफाई के लिए दिया है उसका नंबर है 802.11। ये जो आपका .3 इथरनेट पे आते हो तो 802.3। अगर आप ब्लूटूथ पे जाते हो तो 802.15। अगर आप वाईमैक्स पे जाते हो तो 802.16। अगर आप जिगबी पे जाते हो तो 802.14.4 15.4। तो ये अगर कल आपने इन पे अगर रिसर्च पर्सपेक्टिव से काम करना है कि करना चाहो तो फिर आपने ये स्टैंडर्ड उठाने हैं, उनको रीड करना है और उसके मुताबिक अपनी इंप्लीमेंटेशन या कुछ चेंजेस प्रपोज करनी है। ये बताता चलूं कि ये तो आपको पता है कि वाईफाई का क्या इस्तेमाल है और डिटेल में हम आगे इसको फर्दर भी देखेंगे। ब्लूटूथ भी आपको पता है कि आप जब भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाना चाहते हो दो डिवाइसेस के दरमियान, दो मोबाइल्स के दरमियान या मोबाइल और लैपटॉप के दरमियान, तो यू यूज दिस 2.4 गीगाहर्ट्ज ब्लूटूथ। जो आपका वाईमैक्स है ये एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी थी, लेकिन बदकिस्मती से दुनिया को ग्रैब नहीं कर सकी। एक वक्त में मुझे याद है हमने एक सेमिनार भी यहाँ कराया था और हमारा मकसद ये था कि ये बताया जाए स्टूडेंट्स को कि क्या उस वक्त 4G नहीं था, क्या 4G दुनिया को कैप्चर करेगा या वाईमैक्स करेगा। और हमारे यूएस में से एक स्पीकर थे जो यहाँ आए हुए थे, उन्होंने इस पे एक वो दिया था, लेकिन उनकी भी टॉक का यही वो था कि कोई पता नहीं इनमें से कौन विन करेगा। दोनों के एक टेक्नोलॉजी अच्छी है तो दूसरा ये है कि ऑलरेडी ऑपरेटर्स के पास है, तो क्या वो इससे हटेंगे? दैट वाज अ क्वेश्चन, $1 बिलियन क्वेश्चन। और हुआ यही कि उन्होंने पुरानी वाले को अपडेट जो है अपडेटेड वर्जन को एक्सेप्ट किया, तो 3G कन्वर्टेड टू 4G एंड वाईमैक्स को नहीं उठाया गया, although वाईमैक्स वाज वेरी वेरी गुड। although कि इन्होंने उसके ऊपर पाबंदियां भी मुख्तलिफ किस्म की लगाई। कि जी इस पे मोबिलिटी ना डाली जाए, इसमें छोटे एरिया में सिर्फ ये काम करे। पाकिस्तान में इसको वतीन ने स्टार्ट किया था, वतीन ने, लेकिन फिर क्योंकि इतने सब्सक्राइबर नहीं मिले जितने के वो उसके लिए जरूरी थे, खत्म हो गया। बट ए गुड टेक्नोलॉजी था, वेरी मच कंपिटिटर विद दी प्योर सेलुलर, क्योंकि सेलुलर जो था उसके बैक के ऊपर उस वक्त के ऑपरेटर्स थे, वो हार नहीं मानना चाहते थे क्योंकि उनके बिलियंस डूब जाते, इसलिए टेक्नोलॉजी नहीं जा सकी। जिगबी जिगबी इज यूज्ड बाय दी सेंसर्स। जब सेंसर्स आपस में बात करते हैं, क्यों? क्योंकि जिगबी जो है वहां पे आपके सेंसर्स ने जो डेटा भेजना होता है वो गीगाबिट्स में नहीं होता, वो मेगाबिट्स में भी नहीं होता, वो चंद किलोबिट पर सेकंड में, अर्ली किलोबिट पर सेकंड में होता है। तो आपने कम डेटा भेजना है, यू डोंट नीड मोर स्पीड। नंबर 2, आप बैटरी ड्रिवन है, आप अपने सेंसर के साथ वापडा नहीं लगा सकते, बैटरी ड्रिवन है और चाहते हैं कि बैटरी जो है महीनों चले। तो इन चीजों को देखते हुए कि भाई डिस्टेंस भी कम है, आपने डिस्टेंस कोई एक सेंसर यहां और एक लाहौर में नहीं होगा, नजदीक है, तो इसके केसेस को रखते हुए एक और स्टैंडर्ड लगाया गया है जिसको कहते हैं जिगबी। सो वी विल बी, जो लोग भी IoTs में काम करेंगे दे विल बी वर्किंग विद जिगबी। ठीक, ओके, सो आई स्टॉप इट हियर। सोचा तो था कि आज ये खत्म कर लेंगे, लेकिन याद कराइएगा थोड़ी इस पे भी बात करूंगा जो TDM और यहाँ पे नहीं है, लेकिन एज इंजीनियर यू मस्ट नो अबाउट दीज टर्मिनोलॉजीज। और कल मैं इस पे भी बात कर लूंगा और साथ इसको भी कंप्लीट कर लूंगा ताकि आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाए। इज देयर एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? ओके, द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड एंड दैट इज दी, और आपके डिपार्टमेंट में उस्मान जो कि आज की छुट्टी पे है, वो इस पे काम कर रहा है, मेरी उससे इस पे बात भी हुई। लाईफाई जो है दैट इज यहाँ पे वाईफाई की बजाय लाईफाई,
लाइफ आई का मतलब ये है कि विजिबल लाइट विल बी यूज्ड। अब विजिबल लाइट में कुछ मसाइल हैं, मैंने उससे डिस्कस भी इस पे किया कि मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा वो है कि वो लाइट, मिसाल के तौर पर अगर हम अंदर यहाँ पे बहुत सी लाइटें जला लें और खिड़कियां के आगे पर्दे कर दें तो बाहर लाइट जाएगी? नहीं जाएगी। जब ये नहीं जाएगी तो इसका मतलब है कि वो लाइफ आई सिर्फ जहां भी रुकावट आएगी उससे बाद काम नहीं करेगा। तो वहां इन केस ऑफ दी, वहां पे हम लाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं टू कैरी दी सिग्नल, लेकिन उसमें मसाइल जो पहला मैंने आपको कहा कि रुकावट हिंड्रेंस को नहीं पार कर सकता। नंबर टू, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, लाइट इज एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इसका बहुत ही स्मॉल होगा, ये बड़ी कवरेज एरिया इसका बड़ा स्मॉल होगा। तो उसने कहा जी फिर लाजमी तौर पे इसका मतलब है कि मुझे हो सकता है कि एक सेंसर लाइफ आई यहाँ पे और मैं सिर्फ यहाँ काम कर रहा हूँ, इधर से मैं उधर गया तो नहीं काम करेगा क्योंकि उसका एरिया कम है, इसका मतलब मुझे दूसरा उधर लगाना होगा। फिर क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस कमरे तक लाऊं कैसे उस सिग्नल को? क्वेश्चन कहते हैं कि जी आप लाओ ऑप्टिकल फाइबर पे और फिर आके लाइफ आई पे जाओ। तो फिर मुझे वायरलेस का वो मजा नजर नहीं आ रहा। फिर इनके दरमियान में बार बार मुझे एक से अगर दूर मूवमेंट है तो कहते हैं मूवमेंट को छोड़ दें। अगर आप अपने ऑफिस में हैं या घर में हो तो वेरी हाई डेटा रेट आपको मिल जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी बड़ी हाई है, तो इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग वेरी हाई बिट रेट। तो यस, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इट इज पॉसिबल, लेकिन उसमें कई ऐसे इश्यूज हैं जो कि मसाइल हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि अगले 5-10 साल में दैट विल बिकम ए टेक्नोलॉजी फॉर द फ्यूचर, मे और मे नॉट, आई डोंट नो। Any other question, ji? Ladies and gentlemen? No question? जी, आपका ये सिग्नल जो अभी निकल रहा है मेरे कंप्यूटर से, ये वायरलेस है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करके उसकी तरफ भेज दिया। Pure electrically, it need to be converted from electrical to mechanical and vice versa till it reaches to the destination. ठीक, इज क्लियर एवरीवन? तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। सर पाइथन का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा तो जो बाकी है इसके बाकी के 2 कोर्स वो इसके साथ पाइथन के साथ स्टार्ट करेंगे? करना पड़ेगा, अदरवाइज एक एक कोर्स लेके तो चलते रहे तो जो नहीं करना चाहता ना करे, मतलब हमारी तरफ से वो नहीं होगा, मस्ट है। नहीं सर, तो हम करना चाहते हैं फिर हमारा ये कोर्स होगी पाइथन साथ साथ। एक मिनट मैं ये बंद कर दूं, स्टॉप शेयर, स्टॉप हियर।